अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है कहानी परी का भाई। जर्री परी अपने बाप की मौत के बाद इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई। उसके बाप को मरे हुए पूरा एक हफ्ता हो गया था। उसे रह रहकर अपना बाप याद आता जो उसे बेहद मोहब्बत करता था और उसकी जरा सी तकलीफ पर खुद भी तड़प उठता। जर्री परी के वहमो गुमान में भी यह बात ना थी कि एक रोज इतनी मोहब्बत करने वाला बाप उसे छोड़कर चला जाएगा। उसका दिल गम से लबरेज था और आंखों में बार बार आंसू उभर आते। उसकी ये हालत देखकर उसके घर की बूढ़ी खादमा बहुत कुढ़ रही थी। अगर उसके बस में होता तो वो जर्री परी की झोली में ढेर सारी खुशियां लाकर डाल देती, मगर वो भी मजबूर थी और सिवाय जर्री परी को दिलासा देने के कुछ भी नहीं कर सकती थी। जर्री परी की हालत काफी खराब हो गई। उसका रंग बिल्कुल जर्द पड़ गया और वो काफी कमजोर सी नजर आने लगी। उसकी भूख प्यास बिल्कुल खत्म हो गई। वो हर वक्त अपने बाप के ख्याल में डूबी खामोश बैठी रहती। दिल ज्यादा बेचैन हो जाता तो वो सिसकियां भर भर कर रोने लगती। ऐसे वक्त में उसकी बूढ़ी खादमा उसको बड़े प्यार से कहती कि उसके रोने धोने से उसके बाप की रूह को तकलीफ पहुंचेगी, लिहाजा उसे चाहिए कि वो सब्र करे। जर्री परी हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके बाप की रूह बेचैन हो, इसलिए अब उसने आंसू बहाना छोड़ दिया था। मगर उसका दिल अब भी उदास रहता। एक रोज जब वो अपने कमरे में अपनी मसहरी पर यूं ही आंखें मूंदे लेटी थी तो बूढ़ी खादमा उसके पास आई। उसके कदमों की आवाज सुनकर जर्री परी ने आंखें खोल दी। खादमा के हाथ में एक तय किया हुआ कागज था। उसने वो कागज जर्री परी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जर्री बेटी, तुम्हारे बाप ने मरने से पहले मुझे ये खत दिया था और ताकीद की थी कि मैं इस खत को उनकी मौत के 10 रोज बाद तुम्हें दे दूं। आज तुम्हारे बाप को इस दुनिया से गए हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं, लिहाजा अब मैं तुम्हें उनका ये आखिरी खत दे रही हूँ। जर्री परी ने बेताबी से वो खत खादमा के हाथ से झपट लिया और उसे खोलने लगी। खादमा चुपचाप वहां से चली गई। जर्री परी समझ गई कि उसके बाप ने उस खत में जरूर कोई अहम बात लिखी होगी। खत की तहें खोलते हुए उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे थे। फिर वो जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। उसके बाप ने उस खत में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, जिस वक्त तुम मेरा ये खत पढ़ रही होगी मुझे इस दुनिया से गए हुए 10 दिन हो गए होंगे। मेरी मौत ने तुम्हें बहुत रंजीदा और उदास कर दिया होगा। अगर तुम मेरी रूह को सुकून पहुंचाना चाहती हो तो खुशो खुर्रम रहने की कोशिश करो। तुम ये जरूर सोचती होगी कि मेरे मरने के बाद तुम इस दुनिया में तन्हा रह गई हो, मगर मेरी बेटी ये बात दुरुस्त नहीं है। अभी इस दुनिया में तुम्हारा एक भाई भी है। आज मैं इस राज से पर्दा उठा रहा हूँ। ये राज गुज़िश्ता 22 साल से मेरे सीने में दफन था। मैंने 22 साल कबल इंसानों की दुनिया में एक लड़की से शादी कर ली थी। मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आदमजादों की दुनिया में गया और मेरी मुलाकात वहीं उस लड़की से हुई। एक आदमजाद लड़की से शादी करना परिस्तान में अच्छा नहीं समझा जाता, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। उस लड़की से शादी के बाद मैं अक्सर उसकी दुनिया में जाता रहता। फिर शादी के 1 साल बाद खुदा ने हमें एक चांद सा बच्चा अता फरमाया। मैंने उस बच्चे का नाम अनवर रखा, मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस जगह मेरी बीवी रुखसाना और बच्चा रहते थे वहां पर एक शदीद किस्म का जल्जला आया और वहां की तमाम आबादी उस खौफनाक जल्जले की भीड़ चढ़ गई। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो जिंदा बच गए और उन्हें बादशाह के सिपाही अपने साथ ले गए ताकि उनकी देखभाल और इलाज वगैरह किया जाए, क्योंकि वो बेचारे जख्मी हो गए थे। इस दौरान मैं परिस्तान में था, मगर मुझे जैसे ही उस जल्जले की खबर मिली मैं भागा भागा वहां गया। मगर वहां पहुंचते ही मुझ पर जैसे बिजली से गिर पड़ी। जिस मकान में मेरी बीवी रुखसाना मुकीम थी वो जमीन बोस हो चुका था। एक दीवार के नीचे मेरी बीवी की लाश पड़ी थी, मगर मेरे बेटे अनवर का कहीं पता नहीं था। उसको यकीनन बादशाह के सिपाही अपने साथ ले गए थे। मैंने अनवर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। उधर परिस्तान में मेरी बूढ़ी माँ इस बात से सख्त परेशान थी कि मैं आदमजादों की दुनिया में इतना वक्त क्यों गुजारता हूँ। इस बात का उन्होंने ये हल निकाला कि मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, इसलिए अब मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए आदमजादों की दुनिया में नहीं जा सकता था। फिर शादी के कुछ अरसा बाद तुम पैदा हुई। तुम्हारी पैदाइश के 1 हफ्ते बाद तुम्हारी अम्मी बुखार में मुब्तला होकर खालिक हकीकी से जा मिली। अब तुम्हारी परवरिश का भार मेरे कांधों पर आन पड़ा। मैं तुम्हारी परवरिश में लग गया। वक्त गुजरता रहा और तुम बड़ी हो गई, मगर मैं अपने बेटे अनवर को अब तक भूल नहीं सका। मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो गया हूँ। मैं ये खत इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे बाद तुम खुद को बिल्कुल तन्हा मत समझना।
अगर हो सके तो अपने भाई अनवर को ढूंढने की कोशिश करना। मुझे उम्मीद है कि खुदा की मेहरबानी से तुम उसे पालोगी। जाहिर है तुम अनवर की शक्ल से नावाकिफ होगी, इसलिए यह ज़रूरी है कि मैं तुम्हें उसकी पहचान के लिए एक निशानी बता दूं। तुम्हारे भाई अनवर की पैदाइश के वक्त उसकी हथेली पर एक चमकदार सितारा बना हुआ था जो रात को अंधेरे में झिलमिल झिलमिल करता नजर आता। मेरी दुआ है कि तुम अपने भाई को तलाश करने में कामयाब हो जाओ। जब तुम उसे अपनी कहानी सुनाओगी तो वो तुम्हें ज़रूर अपनी बहन तस्लीम कर देगा, क्योंकि जिस ज़ल्ज़ले ने तबाही मचाई थी तो उस वक्त वो 4 साल का था और खूब बातें करता था। उसे अब भी सब कुछ याद होगा। अच्छा बेटी, अब मुझे इजाज़त दो। मेरा सांस अब सीने में घुटने लगा है और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रह गई कि मज़ीद कुछ और लिख सकूं। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। खत पढ़कर ज़री परी की आंखों में एक गम आलूद खुशी झलकने लगी। अपने भाई अनवर के मुतल्लिक पढ़कर उसे शदीद हैरत हुई। उसने फैसला कर लिया कि अनवर को तलाश करने के लिए आज ही रवाना हो जाएगी। ज़री परी के भाई अनवर के मुतल्लिक सुनकर बूढ़ी खादमा भी बेहद खुश हुई। उसने ज़री परी को मशवरा दिया कि वो अपने भाई को तलाश करके परिस्तान ही ले आए। दोपहर के वक्त ज़री परी ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। उस कमरे के दरवाजे पर एक मोटा सा कुफल लगा हुआ था। ज़री परी उस कमरे में दाखिल हो गई और फिर उसने वहां से एक जादू का कालीन उठाया और एक जादू की छड़ी ली और फिर शाम होने का इंतज़ार करने लगी। शाम को उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया और जादू के कालीन पर बैठकर इंसानों की दुनिया के उस शहर की तरफ रवाना हो गई जहां पर उसका भाई था। उसने ये कालीन इसलिए लिया था ताकि वो अपने भाई अनवर को उस पर बिठाकर अपने साथ परिस्तान ला सके। अनवर बेचारा उड़ तो नहीं सकता था और फिर अगर वो घोड़े पर सफ़र करता तो परिस्तान पहुंचते पहुंचते कई हफ्ते लग जाते। ज़री परी उड़ते हुए कालीन पर बैठी हुई जाने क्या सोच रही थी। कालीन की रफ्तार बहुत तेज थी और ज़री परी के सुनहरी पर हवा के जोर से फड़फड़ा रहे थे। सूरज को गुरूब हुए काफ़ी देर हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता रात की तारीकी ने अपने पर फैलाना शुरू कर दिए। ज़री परी ने कुछ देर बाद नीचे झांक कर देखा। वो किसी शहर पर से गुजर रही थी। एक गहरी सांस लेकर वह फिर सीधी होकर बैठ गई। कालीन को उड़ते हुए काफ़ी देर हो गई थी। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमकने लगा और सितारे झिलमिलाने लगे। ज़री परी ने अंदाज़ा लगाया कि आधी रात गुजर चुकी है। उसे अब नींद आ रही थी मगर वह मंजिल के करीब आकर सोना नहीं चाहती थी। नींद से बचने के लिए वो आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में घूरने लगी। थोड़ी देर बाद कालीन नीचे उतरने लगा। ज़री परी संभल कर बैठ गई। कालीन जमीन पर उतर चुका था। ज़री परी ने कालीन को लपेट कर अपने हाथों में उठा लिया और अपने इर्द गिर्द देखने लगी। वो एक गली में खड़ी थी। गली में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी और वहां पर मुकम्मल तारीकी का राज था। फिलहाल ज़री परी के सामने सिर्फ ये मसला था कि वो ये रात कहाँ गुजारे। उसने सोचा कि इस मकसद के लिए सराय सबसे बेहतर जगह होगी, मगर उसे यह भी खतरा था कि एक परी को देखकर वहां के लोग चौंक जाएंगे और वो अच्छा खासा तमाशा बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जादू की छड़ी निकाली और उसे बारी बारी अपने दोनों परों से लगाया। ऐसा करते ही उसके दोनों पर गायब हो गए। फिर वो वहां से चल दी। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि उसे एक सिपाही नजर आया। वो सिपाही एक दीवार से पुश्त लगाए ऊँग रहा था, मगर ज़री परी के कदमों की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा और आंखें मलते हुए सीधा हो गया। ज़री परी को देखकर उसने कड़क कर पूछा, ओए कौन हो तुम? इतनी कड़कदार आवाज़ सुनकर ज़री परी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खौफजदा होकर वहीं खड़ी हो गई। इधर मेरे करीब आओ। ज़री परी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। इतनी देर में सिपाही ने तलवार निकाल ली थी, मगर ज़री परी को देखकर उसने तलवार मियान में रख ली और बोला, लड़की तुम कौन हो और इतने रात गए कहाँ जा रही हो? ये इलाका बहुत खतरनाक है। आए दिन चोरियां होती हैं, दिन दिहाड़े कत्ल होते हैं। मुझे हैरत है कि तुम एक लड़की होकर इस खतरनाक इलाके में अकेली घूम रही हो। ज़री परी ने कहा, जनाब मैं इस शहर में अजनबी हूँ। अपने भाई से मिलने के लिए बहुत दूर से आई हूँ। अगर मुझे किसी सराय का पता बता दें तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। सिपाही ज़री परी के इखलाक से बहुत मुतासिर हुआ कहने लगा, ए अजनबी लड़की, इस बात पर शुक्र करो कि तुम मुझ जैसे शरीफ सिपाही से आन मिली हो। इस इलाके में दूसरे सिपाही भी गश्त कर रहे हैं, क्योंकि आज शाही कैद खाने से एक नौजवान कैदी भाग गया है। बादशाह को इतला मिली है कि वो नौजवान इस इलाके में रूपोश हो गया है। इसलिए बादशाह ने पूरे 150 सिपाहियों को इस इलाके की निगरानी पर मामूर कर दिया है ताकि उस कैदी को फिर से गिरफ्तार किया जा सके। अगर तुम किसी दूसरे सिपाही के हत्थे चढ़ जाती तो वो तुम्हें सीधा जेल खाने ले जाता बगैर किसी जुर्म के। ज़री परी हैरत से बोली, रात आराम करने के लिए बनाई गई है। अगर कोई शख्स रात को आवारागर्दी करे तो ये भी जुर्म बन जाता है। सिपाही बोला,
जरी परी सर हिलाकर रह गई। फिर वो सिपाही उसे एक सराय के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। जरी परी ने सराय के दरवाजे पर दस्तक दी। सराय की इमारत बहुत बड़ी और मजबूत थी। उसका दरवाजा बहुत बड़ा था और इतनी मोटी लकड़ी का था कि जरी परी की दस्तक कुछ ज्यादा आवाज पैदा न कर सकी। उसने मजबूरन कुंडी की जंजीर को जोर जोर से हिलाया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे के पीछे से एक खौफजदा मर्दाना आवाज उभरी। कौन है? मैं एक मुसाफिर हूँ, तुम्हारी सराय में ठहरना चाहती हूँ। जरी परी ने आवाज में बेचारगी पैदा करते हुए कहा, दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं समझ गया हूँ कि तुम शाही कैद खाने से भागे हुए कैदी हो और आवाज बदल कर बोल रहे हो, मगर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारी चाल में आ जाऊं। सीधी तरह चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सिपाहियों को बुला लूंगा। दूसरी तरफ से धमकी आमेज लहजे में कहा गया। जरी परी बहुत झुंझलाई, मगर वो समझ गई थी कि सराय का मालिक किसी भी कीमत पर दरवाजा नहीं खोलेगा, इसलिए वो वापस मुड़ गई। वो उस कैदी को बुरा भला कह रही थी जिसने कैद खाने से फरार होकर उसके लिए दुश्वारियां पैदा कर दी थीं। नींद की ज्यादती के सबब उसकी आंखों में मिर्चें सी लग रही थीं और उसकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि वो किसी जगह आराम से सो जाए। वो वहां से कुछ ही दूर आई थी कि उसकी नज़र एक टूटे फूटे मकान पर पड़ी। मकान का दरवाज़ा बंद था, मगर उसके बंद होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दरवाजे के बराबर वाली पूरी दीवार टूटी हुई थी। मकान के उस पास लंबी लंबी घास थी, जो इस बात का सबूत था कि मुद्दतों से किसी ने इस जगह का रुख नहीं किया। जरी परी ने फैसला कर लिया कि वो रात इस मकान में बसर करेगी। उसे बिस्तर वगैरह की परवाह नहीं थी, वो अपना कालीन बिछाकर सो सकती थी। वह मकान की तरफ बढ़ी। लंबी लंबी घास को अबूर करके वो दीवार के टूटे हुए हिस्से से अंदर दाखिल हुई और अभी उसने पहला ही कदम उठाया था कि चांद की दूधिया रोशनी में एक उलझे हुए बालों वाले नौजवान को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर उसकी चीख निकल गई। वो नौजवान कच्ची जमीन पर पांव फैलाए बैठा था। जरी परी कमजोर दिल की मालिक नहीं थी, मगर उस नौजवान को यूं अचानक अपने सामने देखकर वो डर गई। कालीन और जादू की छड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और वो चिल्लाते हुए वापस भागी। वो नौजवान घुर्रा कर उठा और जरी परी के पीछे दौड़ा। जरी परी की चीखें रात के सन्नाटे में दूर तक पहुंच रही थीं, मगर वो थोड़ी ही दूर गई थी कि उस नौजवान ने उसे पकड़ लिया। जरी परी समझ गई कि अब उसकी खैर नहीं। ये नौजवान यकीनन शाही कैद खाने से भागा हुआ मुजरिम है और अब उसे कत्ल कर देगा। मौत का ख्याल आते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बड़े दुख के साथ सोचने लगी कि अब वो अपने भाई अनवर को कभी ना देख सकेगी। अचानक उसके कानों से उस नौजवान की आवाज टकराई, बेवकूफ लड़की, क्या मैं शक्ल से भूत नजर आता हूँ? तुम मुझे देखकर बिल्ली की तरह चिल्लाने क्यों लगी थी? जरी परी की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे आज तक किसी ने भी बिल्ली नहीं कहा था। उसे रोता देखकर उस नौजवान ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर उससे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह चौंक कर घूमा और फिर हैरत से उछल पड़ा। घोड़े पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। शक्लो सूरत से वो शहजादा मालूम होता। वो अपने घोड़े से नीचे उतर आया और उन दोनों के करीब आकर बोला, असगर, मैं तुम्हें तलाश करते करते थक गया था। मायूस होकर मैं महल का रुख करने ही वाला था कि मेरी समाज से इस लड़की की आवाजें टकराईं। मैं इन चीखों का सबब मालूम करने इधर चला आया और अब खुदा का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए। वो नौजवान जिसका नाम असगर था बड़ी उदासी से बोला, शहजादे अकबर, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने हरगिज तुम्हारी अम्मी को जहर नहीं दिया। ये सब साजिश उस मक्कार वजीर की है, मगर तुम्हारे अब्बा ने मेरी एक ना सुनी और मुझे कैद खाने में डालकर मेरी मौत का हुक्म दे दिया। यकीन करो, मैं जेल से इसलिए नहीं भागा हूँ कि मुझे जिंदगी अजीज है या मैं मौत से डरता हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने मुझे अपने बेटों की तरह पाला है। उन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मैं सिर्फ 4 साल का था और मेरी अम्मी एक खौफनाक जल्जले की नजर हो गई थी। मैं बादशाह सलामत को अपना बाप और मलका साहिबा को अपनी माँ समझता था। तुम्हें बताओ, भला कोई अपनी माँ को भी कत्ल कर सकता है? असगर की बातें सुनकर जरी परी के जहन में आंधियां सी चलने लगी। उसने असगर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा और फिर सोचने लगी कि क्या यही उसका भाई है। शहजादा अकबर ने अफसरदा होकर कहा, असगर, मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर पूरा यकीन है, मगर वो वजीर बहुत चालाक और अय्यार है। हम दोनों मिलकर उसकी अय्यारी का पर्दा चाक करेंगे, फिर अब्बा जान को यकीनन पता चल जाएगा कि मुजरिम तुम नहीं, वो वजीर है। फिर शहजादा अकबर ने जरी परी को देखते हुए कहा, असगर, ये लड़की कौन है? असगर ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं भी नहीं जानता कि ये लड़की कहाँ से टपकी है। तुम्हारे अब्बा हजूर ने मेरे पीछे इतने सिपाही लगा दिए थे कि मजबूरन उन लोगों की गिरफ्त से बचने के लिए मुझे इस खस्ताहाल मकान में पनाह लेना पड़ गई। मैं वहां छुपा सोने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़की वहां आ गई
और मुझे देखकर चीखती चिल्लाती वहां से भागी। मैं इसके पीछे दौड़ा ताकि इसे बता सकूं कि मैं इंसान का बच्चा ही हूं, भूत प्रेत नहीं हूं। अब ये लड़की ही बताएगी कि कौन है। फिर असगर ने जरी परी से पूछा, लड़की तुम कौन हो? जरी परी ने कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे हाथ की हथेली देखकर बताऊंगी। ये कहकर उसने असगर के दोनों हाथ अपने सामने फैलाए और फिर ये देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही कि असगर के सीधे हाथ की हथेली पर एक नन्हा सा सितारा चमक रहा था। वो उसके हाथ छोड़कर असगर से लिपट गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। असगर और शहजादा अकबर हैरत से जरी परी को देख रहे थे। कुछ देर के बाद असगर ने भर्राई हुई आवाज में कहा, नन्ही लड़की, मुझे वजह तो बताओ कि इस सितारे को देखकर तुम्हें रोना क्यों आ गया है? अच्छा, अब तुम रोना बंद करो, पहले अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करो, शहजादा अकबर ने कहा। अगर सिपाहियों की नजर में आ गए तो फिर जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब्बा हजूर तुमसे सख्त नाराज हैं और तुम्हें देखते ही कत्ल करवा देंगे। असगर की समझ में भी ये बात आ गई। उसने आहिस्तगी से जरी परी को खुद से अलहदा किया और फिर उसी मकान की तरफ बढ़ गया जहां पर उसने पहले पनाह ले रखी थी। शहजादा अकबर और जरी परी भी उसके पीछे रवाना हो गए। शहजादा अकबर ने अपना घोड़ा मकान के दरवाजे की कुंडी से बांध दिया। जरी परी ने अपना कालीन नीचे बिछाया और फिर वो तीनों उस पर बैठ गए। जब वो इत्मीनान से बैठ गए तो असगर ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ तो लड़की, अब बताओ कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ और मेरा नाम जरी परी है। जरी परी ने बड़ी मोहब्बत से कहा, गालिबन तुम शायरा हो, परी तुम्हारा तखल्लुस होगा। असगर ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, मगर मेरी शायरा बहन, मुझे कोई शेर सुनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर कोई शेर मुझे पसंद ना आए तो मैं सुनाने वाले को काट खाता हूँ। उसकी बात सुनकर शहजादा अकबर हंस पड़ा और जरी परी रोहानसी हो गई। बोली, अनवर भाई, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? उसकी बात में जाने कैसा जादू था कि असगर अपनी जगह से उछल पड़ा और फिर बड़ी बेसब्री से बोला, मैंने आज तक किसी को अपना असली नाम नहीं बताया था। तुम मेरा नाम किस तरह जानती हो? क्या यह चीज इस बात को साबित नहीं करती कि मैं आपकी बहन हूँ? जरी परी ने इठला कर पूछा। मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी कोई बहन नहीं थी, असगर ने खुश्क लहजे में कहा। जरी परी ने एक लम्हा कुछ सोचा और फिर उसे अपनी कहानी सुनाने लगी। फिर उसने असगर को वो खत भी दिखाया जो उसके बाप ने मरते हुए लिखा था। उसकी तमाम कहानी सुनकर असगर ने जरी परी को मोहब्बत से लिपटा लिया और बोला, मेरी प्यारी बहन, तुम बड़ी बाहिम्मत लड़की हो। तुमने आखिर मुझे ढूंढ ही निकाला। अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं हमेशा इस बात से बेखबर रहता कि मेरी इस दुनिया में इतनी प्यारी सी बहन भी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं अब्बा से कभी ना मिल सकूंगा। मगर अनवर भाई, आपके पीछे सिपाही क्यों लगे हुए हैं? जरी परी ने पूछा। ये एक दर्दनाक कहानी है, असगर एक आह भर कर बोला। मैं तुम्हें शुरू से तमाम वाकयात सुनाता हूँ। ये उस रोज का वाकया है जब शहर में जल्जला आया। मैं तकरीबन 4 साल का था। उस रोज मैं अपने अब्बा का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ लाने का वादा किया था। वो परिस्तान में रहते थे और इसलिए वो बहुत दिनों बाद घर पर आते। अम्मी शाम के खाने की तैयारियों में मसरूफ हो गईं और मैं गली के बच्चों के साथ खेलने लगा कि एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे हमें पकड़कर किसी ने झंझोड़ दिया हो। फिर धमाके से हुए, मकानात की छतें गिरने लगीं और हर तरफ गर्दो गुबार छा गया। अचानक ही मेरे सर पर कोई चीज लगी और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं शाही महल में था। मेरा सर जख्मी हो गया था। मलका और बादशाह सलामत मेरे पलंग के करीब खड़े मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे थे। मैंने वहां पर अपना एक हमउम्र लड़का भी देखा। वो बादशाह और मलका का बेटा था और अब तुम उसे शहजादा अकबर के रूप में देख रही हो। जरी परी ने शहजादा अकबर को देखा। वो सर झुकाए असगर की बातें सुन रहा था। असगर ने फिर कहा, मेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मैंने बादशाह सलामत को बता दिया था कि मेरे अब्बा परिस्तान में रहते हैं। बादशाह सलामत ने बहुत कोशिश की कि मेरे अब्बा मिल जाए, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी कामयाबी ना हुई। मैं सिर्फ 4 साल का था और हर वक्त अम्मी और अब्बा को याद करके रोता रहता। मलका साहिबा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और फिर आखिर उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाने का फैसला कर लिया। बादशाह सलामत भी उनके इस फैसले से बहुत खुश हुए और मुझे भी अकबर की तरह अपना ही बेटा समझने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी अम्मी और अब्बा को भूलता गया और फिर मैं जवान हो गया। मेरी परवरिश शहजादों की तरह ही हुई और मैं और शहजादा अकबर एक दूसरे से बिल्कुल सगे भाइयों की तरह मोहब्बत करते थे। मेरा असली नाम तो अनवर ही था, मगर मलका साहिबा ने मुझे असगर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अकबर और असगर बहुत मिलते जुलते नाम हैं। जरी परी ने उसकी बात बीच में से काटते हुए कहा, मगर असगर भाई, जब मलका और बादशाह आपको अपनी औलाद की तरह चाहते थे तो फिर अब बादशाह सलामत आपके खिलाफ क्यों हो गए हैं?
मैं तुम्हें उसी के मुतल्लिक बताने जा रहा हूँ। असगर ने गहरी सांस लेकर कहा। हुआ यूं कि बादशाह सलामत का वजीर एक निहायत ख़राब शख्स है। वो वैसे तो बादशाह सलामत का खैर ख्वाह है, मगर उसकी हकीकत क्या है ये मुझे उस रोज़ पता चला जब वो मेरे पास आया। पहले तो मुझसे इधर उधर की बातें करता रहा, फिर बोला, असगर, मैं जानता हूँ कि बादशाह तुमसे अपनी औलाद जैसी मोहब्बत करता है और तुम भी उसे अपने बाप की जगह समझते हो, मगर इस बात को याद रखना कि मुंह बोले बेटे कभी असली औलाद की जगह नहीं ले सकते। बादशाह की काफ़ी उम्र हो गई है। वो चंद साल के बाद अपना तख्त व ताज अपने सगे बेटे शहजादा अकबर को सौंप देगा और फिर उसके बाद तुम्हारी हैसियत क्या रह जाएगी। शहजादा अकबर तुम्हें ज़रा सी भी घास नहीं डालेगा, क्योंकि वो समझता है कि तुम उसके हकीकी भाई नहीं हो। वो यकीनन तुम्हें महल से निकाल देगा और फिर तुम दर बदर की ठोकरें खाते फिरोगे। लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरा साथ दो। अगर तुमने मेरे कहने पर अमल किया तो तुम्हारी जिंदगी निहायत ऐशो आराम से गुजरेगी। उस वजीर की बात सुनकर मैं खटक गया कि यह अय्यार शख्स जरूर कोई चाल चल रहा है जो यकीनन बादशाह सलामत के खिलाफ होगी। इसलिए मैंने कहा, मोहतरम वजीर, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। शहजादा अकबर के तख्तो ताज संभालने के बाद मेरी मौजूदा हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मुझे अपना मुस्तकबिल अजीज़ है। आप मुझे जो राय देंगे मैं उस पर अमल करूँगा। वजीर मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बड़ी मोहब्बत से बोला, मैंने बादशाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया है, तुम उसे ख़त्म कर दो। शहजादा अकबर अभी सिर्फ 20 साल का है। वह 25 साल की उम्र में ही हुकूमत की बागडोर संभाल सकता है। दस्तूर के मुताबिक वजीर को बादशाह बना दिया जाएगा, फिर शहजादा अकबर को भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। मैं बादशाह बन गया तो तुम्हें बेअंदाज़ा मालो दौलत इनाम में दूंगा। बोलो, क्या तुम मेरी मदद पर आमादा हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वजीर इतना नमक हराम हो जाएगा। मेरा जी तो चाह रहा था कि उस मकार की भुट्टा सी गर्दन उड़ा दूं, मगर मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, यह काम बहुत मुश्किल है और मैं कुछ वक्त चाहता हूं ताकि इत्मीनान से इस पर कुछ सोच सकूं। वजीर ने कहा, मैं तुम्हें कल तक की मोहलत देता हूं, कल शाम को तुम मुझे अपने फैसले से आगाह कर सकते हो। ये कहकर वजीर तो चला गया और मैं सोच में डूब गया। बादशाह सलामत और शहजादा अकबर 3 रोज़ के लिए शहर से बाहर किसी काम से गए हुए थे। महल में सिर्फ मलका आलिया थी। अभी असगर की बात जारी थी कि शहजादा अकबर ने अचानक कहा, असगर, तुमने ये बादशाह सलामत और मलका आलिया की क्या रट लगा रखी है? तुम उनका तज़किरा अम्मी हजूर और अब्बा हजूर कहकर क्यों नहीं कर रहे? अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं तुम्हारे अम्मी अब्बा से अपना रिश्ता जोड़ूं। मुझे अपनी हैसियत का इल्म हो गया है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बादशाह सलामत और शहजादा अकबर महल से गैर हाजिर थे। मुझे कुछ और तो सूझा नहीं। मैंने सोचा कि ये बात मलका आलिया को बताना चाहिए। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें वजीर की हरकत से आगाह किया। मलका आलिया बहुत नाराज़ हुई और फौरन वजीर को तलब किया। मलका आलिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मैं एक तरफ सर झुकाए खड़ा था। वजीर ने फौरन ही भांप लिया कि मैंने उसकी शिकायत कर दी है, मगर वो इतना अय्यार शख्स है कि उसने अपने चेहरे से किसी किस्म की घबराहट का इजहार नहीं होने दिया। मलका आलिया ने उसे पूरी बात बताकर पूछा, क्या यह सच है कि तुमने असगर से बादशाह सलामत को कत्ल करने को कहा था? वजीर ने हाथ बांधकर कहा, जी हाँ मलका आलिया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वजीर की बात सुनकर मेरे अलावा मलका आलिया भी चौंक पड़ी। वजीर ने कहा, मैं बादशाह सलामत का वफादार हूँ। मुझे असगर की तरफ से शुबा था कि उसके दिल में दौलत हासिल करने की हवस है। मैं अपना ये शुबा दूर करना चाहता था, इसीलिए मैंने इसका इम्तिहान लेने के लिए सब चक्कर चलाया। मुझे खुशी है कि असगर एक नेकदिल आदमी है। अगर वो लालची होता तो मेरे मंसूबे को बखुशी अमली जामा पहनाने पर तैयार हो जाता, आपसे इसकी शिकायत न करता। मलका आलिया का मुंह हैरत से खुल गया। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, वाकई तुम बादशाह सलामत के खैर ख्वाह हो, मगर अब आइंदा कभी असगर का इम्तिहान लेने की कोशिश मत करना। ये हमें उतना ही अजीज है जितना कि अकबर। खैर, बात आई गई हो गई। इस वाक़े के तीसरे रोज़ का किस्सा है। मलका आलिया की तबीयत कुछ ख़राब हो गई। शाही तबीब उन्हें दवा दे गया और सिवाय दूध के हर चीज़ से परहेज़ करने को कहा। दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में जा रहा था कि राहदारी में मुझे वजीर मिल गया। उसके हाथ में दूध का गिलास था। मुझे देखकर वो बोला, असगर, तमाम गुलाम और कनीज़ें पता नहीं कहाँ मर गई हैं। तुम ये दूध का गिलास मलका आलिया को दे आओ। उन्होंने अभी अभी दूध मंगवाया था। शायद बादशाह सलामत और शहजादा अकबर वापस आ गए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। मैंने वजीर के हाथ से गिलास ले लिया और मलका आलिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। उन्हें भूख लगी थी, मगर खाने पर तो पाबंदी लगी हुई थी, इसलिए दूध ही उन्हें गनीमत मालूम हुआ। उन्होंने फौरन ही गिलास खाली कर दिया, मगर दूध पीते ही उनकी हालत गैर हो गई। उन्होंने अपने दोनों हाथों से गला पकड़ लिया और तड़पने लगी। मैं ये तमाम माजरा बड़ी हैरत और परेशानी से देख रहा था।
कि इतने में बादशाह सलामत, शहजादा अकबर और वजीर कमरे में दाखिल हुए। मलका की हालत देखकर बादशाह सलामत के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने जल्दी से शाही तबीब को बुलाया, मगर मलका को देखकर उसने मायूसी से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, मलका आलिया को दूध में जहर दिया गया है। शाही तबीब की बात सुनते ही वजीर ने उछलकर मेरा गिरेबान पकड़ लिया और चीख कर बोला, सच बता, तू बाहर राहदारी में मलका आलिया के दूध में क्या मिला रहा था? इधर वजीर की बात खत्म हुई और उधर मलका आलिया की रूह कब से अंसरी से परवाज कर गई। वजीर की इस हरकत पर मैं हैरत से गुंग रह गया। वजीर ने बादशाह सलामत को कस्में खा खा कर यकीन दिलाया कि उसने मुझे दूध के गिलास में जहर मिलाते देखा था। उन्हें उसकी बात पर यकीन आ गया और उन्होंने मुझे कैद खाने में डलवा दिया। वो हालांकि मुझे एक बाप की तरह चाहते थे, मगर अब उनकी मोहब्बत नफरत में बदल गई थी। फिर उन्होंने मेरे कत्ल का हुक्म दे दिया। आज से ठीक 3 दिन बाद मुझे फांसी दे दी जाती, मगर मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि बादशाह सलामत को पता चल जाए कि मलका आलिया का कातिल मैं नहीं बल्कि वजीर है। इसीलिए मैं कैद खाने से फरार हो गया। असगर खामोश हुआ तो जरी परी ने हैरत भरे लहजे में कहा, वह वजीर का बच्चा कितना चालाक था। वह वाकई बादशाह सलामत को कत्ल करना चाहता था, इसलिए उसने दूध में जहर मिलाकर आपके जरिए वह दूध मलका को पिलवा दिया। उसने एक तीर से 2 शिकार किए। मलका आलिया भी खत्म हो गई और आपको भी उनके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और हम दोनों का रास्ते से हटना जरूरी था। असगर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। वजीर को शुबा था कि जब यह किस्सा बादशाह सलामत तक पहुंचेगा कि वजीर ने मेरा इम्तिहान लेने के लिए उन्हें कत्ल करने की पेशकश की थी, तो उन्हें इसमें वजीर की मक्कारी की झलक नजर आएगी और वो उसकी तरफ से चौकन्ना हो जाएंगे। इसलिए वो हम दोनों को अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। शहजादा अकबर, जो उनकी बातें बड़ी खामोशी से सुन रहा था, बड़े गुस्से से बोला, मुझे ये सब बातें पहले मालूम नहीं थी। मैं अभी जाकर अब्बा हजूर को तमाम हालात से बाखबर करता हूँ। वो उस कमीने वजीर को इबरतनाक सजा देंगे। असगर ने उसका शाना थपकते हुए कहा, मेरे भाई, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बादशाह सलामत तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। मैं ही इसके लिए कोशिश करूंगा कि उन्हें मेरी बेगुनाही का यकीन हो जाए। जरी परी बोली, नहीं असगर भाई, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ही कोई तरकीब करूंगी कि वजीर की चालाकी बादशाह सलामत को मालूम हो जाए। शहजादा अकबर और असगर उसको हैरत भरी नजरों से देखने लगे। फिर असगर ने कहा, मेरी समझ में ये नहीं आया कि अगर तुम परी हो तो तुम्हारे पर क्यों नहीं? यही एक बात है जिसकी वजह से मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी बहन हो। हालांकि अभी कुछ देर कबल अब्बा जान का खत देखकर मुझे यकीन था कि तुम मेरी बहन हो, मगर अब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है कि तुम परी हो तो तुम्हारे पर क्या हुए? जरी परी ने मुस्कुराकर 2 दफा ताली बजाई। उसके दोनों पर, जो जादू की छड़ी लगाने से गायब हो गए थे, ताली बजाने पर फिर जाहिर हो गए और चांद की रोशनी में झिलमिल करने लगे। असगर की आंखों में एक चमक सी लहराई और उसने मेरी बहन कहकर जरी परी को गले से लगा लिया। जरी परी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसके भाई ने उसे अपनी बहन तस्लीम कर लिया। उसने असगर को बताया, क्योंकि मैं यहाँ आपको तलाश करने के लिए आई थी, इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि अपने परों को छुपा दूं, क्योंकि एक परी को देखकर लोगों की इतनी भीड़ लग जाती कि मैं अपना काम आसानी से अंजाम नहीं दे सकती थी। अभी उनमें ये बातें हो रही थी कि अचानक वहां पर एक तेज आवाज गूंजी, असगर, तुम इस वक्त 44 सिपाहियों के निर्गे में हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना 44 तलवारें तुम्हें लम्हा भर में काट कर रख देंगी। ये आवाज सुनकर तीनों उछल पड़े। टूटी हुई दीवार के पास शहर का कोतवाल खड़ा था। उसके पीछे बहुत सारे सिपाही हाथों में नंगी तलवारें लिए असगर को खूंखार नजरों से देख रहे थे। हुआ दरअसल यह था कि शहजादा अकबर ने बेख्याली में अपना घोड़ा बाहर ही बांध दिया। शहर का कोतवाल भी दूसरे सिपाहियों की तरह बादशाह के हुक्म पर असगर को गिरफ्तार करने के लिए शिकारी कुत्ते की तरह उसकी भू सूंघता फिर रहा था। उसने जो एक वीरान और सुनसान जगह पर एक खंडरनुमा मकान के करीब एक घोड़ा बंदा देखा तो उसका माथा ठिनका। वो घोड़े से उतरकर खामोशी से उस मकान की तरफ बढ़ा। अंदर असगर जरी परी और शहजादे को अपनी आपबीती सुनाने में मसरूफ था। असगर को देखकर तो कोतवाल की बाछें खिल गईं। वो भागा भागा गया और बहुत सारे सिपाहियों को ले आया और अब उसने असगर को धमकी दी थी कि वो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना उसकी टिक्का बोटी कर दी जाएगी। शहजादा अकबर और असगर दोनों ही कोतवाल की इस अचानक आमद पर हैरत आमेज परेशानी में मुब्तला हो गए, मगर जरी परी के होंठों पर मुस्कुराहट थी। शहर कोतवाल ने 2 सिपाहियों की तरफ से एक रस्सी फेंकी और बोला, मलका आलिया के कातिल की मुश्कें कस दो। ये समझता था कि कैद खाने से भागकर बच जाएगा, मगर मुझ जैसे कोतवाल की गिरफ्त से बच निकलना कोई हंसी खेल नहीं है। दोनों सिपाहियों ने रस्सी थामी और असगर की तरफ बढ़ने लगे। असगर बेबसी से शहजादा अकबर को देख रहा था।
जो खुद भी बहुत रंजीदा नजर आने लगा था। वो दोनों सिपाही अभी उनके करीब पहुंचे ही थे कि ज़री परी ने जादू के कालीन को चुपके से बुलंद होने का हुक्म दिया। वो तीनों कालीन पर बैठे थे। कालीन फिजा में बुलंद हुआ और खासी बुलंदी पर जाकर ठहर गया। तमाम सिपाही हक्का बक्का रह गए। वो दो सिपाही जो असगर को बांधने के लिए आए थे इस मंजर से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने पहले तो चीख मारी, फिर उछलकर पीछे हटे और धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। असगर और शहजादा अकबर भी कुछ कम हैरान नहीं थे, मगर वो जान गए कि यह ज़री परी का जादुई कालीन है। असगर ने एक इत्मीनान भरी सांस लेते हुए कहा, सिपाहियों की आमद इस कदर अचानक थी कि मैं सिवाय दम खुद हो जाने के कुछ भी ना कर सका। ज़री बहन, अगर तुम मदद ना करती तो मैं बुरी तरह फंस जाता। ज़री परी भाई की तारीफ करने पर शर्मा गई और उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। शहजादा अकबर ने नीचे झांकते हुए कहा, बेचारे सिपाही किस कदर बेबसी और हसरत से हमें देख रहे हैं। असगर और ज़री परी भी नीचे देखने लगे। कोतवाल ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा देखा तो चीख कर बोला, मैं समझ गया हूँ, ये परी तुम्हारी मदद को आई है। अगर तुम मुझे भी इस जादुई कालीन पर बिठाकर आसमान की सैर करा दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। असगर ने चिल्लाकर जवाब दिया, हम तुम्हारे भर्रे में नहीं आएंगे, बेवकूफ़ आदमी। जमीन पर रहकर आसमान की सैर के ख्वाब देखते हो, गिर पड़े तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। उसकी बात पर शहजादा अकबर और ज़री परी दोनों हंस पड़े। फिर ज़री परी ने कहा, असगर भाई, मैं चाहती हूँ कि मलका आलिया के कत्ल का इल्ज़ाम आपके सर से जल्द ही उतर जाए। मैंने आपको किस्मत की मेहरबानी से पा तो लिया है, मगर ये कैसी मुश्किल है कि हम दोनों इत्मीनान से गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। सारी जिंदगी तो हम इस कालीन पर टंगे नहीं रह सकते। बेहतर ये होगा कि हम बादशाह सलामत से मिलें और उन्हें तमाम कहानी से आगाह कर दें। फिर वही मुर्गे की एक टांग। असगर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अरे बादशाह सलामत कभी भी मेरी या तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। ये आप मुझ पर छोड़ दें। बादशाह सलामत को यकीन दिलाना मेरा काम है। ज़री परी ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद उसने मुंह नीचे करके कोतवाल से कहा, मियाँ कोतवाल, मैं असगर की बहन ज़री परी हूँ। मैं जानती हूँ कि असगर भाई मलका आलिया के कातिल नहीं। ये बात उसकी बहन नहीं कहेगी तो और कौन कहेगा। कोतवाल ने दांत पीस कर कहा, तुमने मेरे काम में मदाखलत करके अपनी मौत को दावत दी है। अगर मैंने तुम्हें इबरतनाक सजा ना दी तो मेरा नाम बदल देना। ज़री परी उसकी बात सुनकर जमीन पर आ गई और कोतवाल से बोली, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ, मान जाऊंगी तुम्हें। ये कहकर उसने अपने हाथ में मौजूद जादू की छड़ी को उन लोगों की तरफ करके हिलाया। उस छड़ी में से रोशनी सी निकली और कोतवाल समेत तमाम सिपाही कमर तक पत्थर के हो गए। कोतवाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं, उसकी सारी अकड़फों रुखसत हो गई। वो रोनी सूरत बनाकर बोला, हम तो पहले ही मिट्टी के बने हुए थे, अब तुमने हमें पत्थर का बना दिया है। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि बादशाह समेत तमाम लोगों की यह गलतफहमी खत्म हो जाए कि मेरे भाई ने मलका को जहर दिया है। ज़री परी बोली, क्या तुम ये गलतफहमी हमें पत्थर का बनाकर दूर करना चाहती हो? कोतवाल ने घबराए हुए लहजे में कहा, नहीं, मैं तुम सबको अभी ठीक कर दूंगी, मगर उससे पहले तुम मेरा एक पैगाम सुन लो जो कि तुम्हें बादशाह तक पहुंचाना है। अपने बादशाह से कहना कि मैं एक इंसाफ पसंद परी हूँ और ये जानती हूँ कि मलका को जहर मेरे भाई ने नहीं दिया है, वो बिल्कुल बेगुनाह है। असली कातिल वजीर है और सजा उसी को मिलनी चाहिए, मगर इसका ठोस सबूत भी तो होना चाहिए। कोतवाल ने असरार करते हुए कहा, सबूत भी मैं दूंगी, मगर पहले तुम अपने सिपाहियों को यहाँ से चलता कर दो। ये कहकर ज़री परी ने दोबारा अपनी जादू की छड़ी को हरकत दी। तमाम सिपाही दोबारा अपनी असली हालत में आ गए और फिर कोतवाल का इशारा पाते ही वहां से 9-2-11 हो गए। ज़री परी ने उसे अपनी उंगली से उतार कर एक चमकदार रंग वाली अंगूठी दी और कहा, ये अंगूठी सच और झूठ का पता चलाती है। अगर इस अंगूठी को वजीर के जिस्म से रगड़ा जाएगा तो अगर वो सच्चा है तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो मेरे भाई को फंसाने की कोशिश कर रहा है तो उसका चेहरा खरगोश के चेहरे में तब्दील हो जाएगा। तुम ये अंगूठी अपने पास रखो, मेरे ख्याल में ये सबूत काफ़ी होगा। कोतवाल ने ज़री परी से वो अंगूठी ले ली और फिर उससे जाने की इजाज़त चाही। जब ज़री कोतवाल को रुखसत करके वापस कालीन पर आई तो असगर ने उसे पूछा कि वो कोतवाल से क्या बातें कर रही थी। ज़री परी ने मुख्तसरन उसे सब कुछ बता दिया। उन दोनों की समझ में कुछ भी ना आया। वो सोचने लगे कि ज़री परी ना जाने क्या करना चाहती है। ज़री परी ने कालीन को महल की तरफ जाने का हुक्म दिया और खामोश होकर अंधेरे में घूरने लगी। बादशाह गहरी नींद सो रहा था। वो तीनों उसकी ख्वाबगाह में खड़े थे। उन्हें महल में आए ज्यादा देर नहीं हुई थी। कालीन ने उन्हें महल की छत पर उतारा था और वो सीढ़ियों की मदद से नीचे आए। पहरेदारों ने उन्हें हैरत भरी निगाहों से देखा, मगर शहजादा अकबर चूंकि उनके साथ था इसलिए वो कुछ बोले नहीं।
जरी परी ने शहजादा अकबर को इशारा किया कि वो बादशाह को उठा दे। शहजादा अकबर बादशाह को उठाने लगा। असगर एक तरफ मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद बादशाह बेदार हो गया। उसने हैरत भरी नजरों से उन तीनों को देखा। असगर पर नजर पड़ते ही वो झटके से बिस्तर पर से उठकर बैठ गया। फिर लाल पीली आंखें करके धाड़ा, नमक हराम। जरी परी तड़प कर आगे बढ़ी और तलखी से बोली, मेरे भाई के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। इसके दुख सुन सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इससे इस लहजे में बात करें। बादशाह ने अपनी खुशमगी निगाहें जरी परी की तरफ फेरी और बोला, भाई, तुम इसको भाई कह रही हो? शायद तुम पूरी कहानी से वाकिफ नहीं हो। अरे, इसने उस औरत को जहर दे दिया है जिसने मां बनकर इसे पाला था। ये सब झूठ है, फरेब है। मेरा भाई वजीर की साजिश का शिकार हुआ है। जरी परी ने पुरजोर अल्फाज में कहा, आपने वजीर की बातों में आकर असगर भाई की एक ना सुनी और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। मैं चाहती तो असगर भाई को लेकर परिस्तान भी जा सकती थी, मगर मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें बाद में एक कातिल की हैसियत से याद किया जाए। मैं ये साबित करके रहूंगी कि ये तमाम साजिश वजीर की है। फिर मैं और असगर भाई हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। अगर आप सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वजीर के घर चलना पड़ेगा। ये तुमने क्या बेसरोपा बातें शुरू कर दी हैं? बादशाह मुंह बिगाड़ कर बोला, इस वक्त वजीर के घर जाने से क्या होगा? अब्बा हजूर, आप कभी तो किसी की बात मान लिया करें। शहजादा अकबर ने तेजी से कहा, वजीर के घर जाने में हरज ही क्या है? वहां जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बादशाह मजबूरन उनके साथ वजीर के घर जाने पर रजामंद हो गया। इतनी रात गए वो लोग बाहर जा रहे थे, इसलिए पहरेदारों में हलचल सी मच गई। फिर एक परी की मौजूदगी उन्हें मजीद हैरत ज़दा कर रही थी, मगर किसी में भी ये हिम्मत ना थी कि वो कुछ पूछने की जुर्रत करता। जरी परी का ख्याल था कि कोतवाल बादशाह के पास जाने से पहले वजीर के पास जाएगा, क्योंकि उसने कोतवाल की बातों से अंदाजा लगा लिया था कि वो भी एक चालाक और लालची इंसान है, और ये थी भी हकीकत। कोतवाल परी से मरूब हो गया। वो एक लालची किस्म का इंसान था, इसलिए ये बात यकीनी थी कि वो वजीर से कुछ माल हासिल करने और उसकी खुशनुदी की खातिर उससे तमाम बातों से आगाह करे। जरी परी उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू बादशाह को सुनाना चाहती थी। उसने रास्ते में बादशाह को असगर से सुनी हुई तमाम कहानी तफसील से सुना दी। ये कहानी सुनकर बादशाह की आंखें सोच में डूब गईं। फिर जरी परी ने उसे बताया कि उसने कोतवाल के साथ क्या चाल चली है। थोड़ी देर बाद वो लोग वजीर के मकान पर पहुंच गए। वो चारों उसके बाग में दाखिल हुए और एक जगह छुपकर बैठ गए। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि वहां पर एक घुड़सवार आया। वो कोतवाल था। उसने वजीर को आवाज देकर बाहर बुलाया। वजीर उसकी दूसरी आवाज पर ही बाहर निकल आया। वो कोतवाल को देखकर बेसब्री से बोला, क्या असगर गिरफ्तार हो गया? कोतवाल ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, असगर को एक परी मिल गई है। वो परी जादू भी जानती है। उसने मुझे और मेरे साथियों को आधा पत्थर का बना दिया था। उसके पास जादुई कालीन भी है और वो खुद को असगर की बहन बताती है। जब से असगर कैद खाने से भागा है, मुझे पल भर को भी सुकून नहीं मिला, क्योंकि मैंने ही उसका राज अफशा किया था कि उसने ही मलका को जहर दिया है। अब मुझे खदशा है कि वो मुझसे इंतकाम लेने के लिए ना आ जाए। वो परी उसे कहाँ ले गई है? वजीर ने पूछा। कोतवाल ने जवाब दिया, ये तो मैं नहीं जानता, मगर उसको इस बारे में पूरा यकीन था कि असगर ने मलका आलिया को कत्ल नहीं किया है। वो इसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराती है। उसने मेरे हाथ एक पैगाम बादशाह सलामत के लिए भिजवाया है और एक अंगूठी दी है। वो अंगूठी जादू की है। वो समझती है कि मलका आलिया को तुमने ही जहर दिया है। ये क्या बकवास है? भला मलका से मेरी क्या दुश्मनी थी जो मैं उन्हें जहर देता? वजीर भड़क कर बोला। ये चीज देखने के लिए उसने मेरे हाथ बादशाह सलामत के लिए एक अंगूठी भी भेजी है। अगर ये अंगूठी तुम्हारे जिस्म से छू दी जाए तो तुम्हारा चेहरा खरगोश के चेहरे में तब्दील हो जाएगा। सिर्फ इस सूरत में कि अगर तुमने झूठ बोलकर असगर को फंसाने की कोशिश की हो, और अगर तुम सच्ची हो तो फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास इसलिए चला आया था कि अगर तुम वाकई झूठ बोलकर असगर को फंसा रहे हो तो मुझसे सौदा कर लो। मैं बादशाह को हरगिज नहीं बताऊंगा कि परी ने मुझसे क्या कहा, और अगर असगर वाकई मलका का कातिल है तो फिर तुम्हें डरने या खौफजदा होने की जरूरत ही नहीं। फिर भी ये जरूर है कि गलती इंसानों से ही होती है। बोलो, क्या तुम इस जादू की अंगूठी का सौदा करने पर तैयार हो? वजीर का चेहरा पसीने में भीग गया। वो लोग हालांकि बाग के नजदीक खड़े थे, जहां पर हर वक्त ठंडी हवा का गुजर रहता है। उससे कुछ ही फासले पर बादशाह, शहजादा अकबर, असगर और जरी परी फूलों की क्यारी में डूब के उन दोनों की गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहे थे। आखिर वजीर ने फंसी फंसी आवाज में कहा, खुदा उस परी की बच्ची को गारत करे। हाँ कोतवाल भाई, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने ही मलका को जहर दिया था और मैं असगर को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था।
इसीलिए मैंने इस कत्ल का इल्जाम असगर के सर मंड दिया। खुदा के लिए बादशाह को परी की अंगूठी के बारे में कुछ नहीं बताना। मैं तुम्हें इसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत देने पर तैयार हूँ। उसकी बात अभी खत्म हुई ही थी कि बादशाह पौधों की आड़ से निकलकर गरजा, नमक हराम वजीर, अब हमें तेरी हकीकत मालूम हो गई है। तू ही हमारी मलका का कातिल है। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर बादशाह ने तलवार निकाली और वजीर की गर्दन उड़ा दी। कोतवाल इस कदर खौफजदा हुआ कि घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग गया। शहजादा अकबर, असगर और जरी परी पौधों से निकल आए। जरी परी ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि असगर भाई के सर से कत्ल का इल्जाम उतर गया। बादशाह ने असगर को सीने से लगाते हुए कहा, असगर बेटा, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। उम्मीद है कि तुम हमें मुआफ कर दोगे। असगर की आंखों में आंसू तैरने लगे। फिर वो लोग महल वापस चले आए। अगले दिन तमाम रियाया को पता चल गया कि मलका का कातिल कौन था। जरी परी की जहानत के चर्चे घर घर हो रहे थे, जिसने अपने भाई को एक झूठे इल्जाम से बचा लिया। बादशाह भी जरी परी की अक्लमंदी से बहुत खुश था। चंद रोज वहां रहने के बाद जरी परी अपने भाई असगर को लेकर परिस्तान चली गई। वहां पर असगर ने नारंगियों और सेबों का एक बाग खरीद लिया और फलों की तजारत करने लगा। एक रोज वो अपने बाग में चहलकदमी कर रहा था कि जरी परी ने उसे इतला दी कि बादशाह उससे मिलने आया है। असगर ने बादशाह की बहुत खातिर मदारत की और उसे 7 रोज तक अपना मेहमान रखा और परिस्तान की सैर कराई। बादशाह दरअसल जरी परी का रिश्ता अपने बेटे शहजादा अकबर के लिए मांगने आया था। असगर ने भी रजामंदी जाहिर कर दी और यूं चंद रोज के बाद जरी परी और शहजादा अकबर की शादी हो गई। जादू की अंगूठी। पहाड़ों का बादशाह एक दिन आराम की नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, ऐ बादशाह, कल सुबह जब सूरज निकले तो घोड़े पर सवार होकर जुनूब की तरफ जाना। फिर उस दर्रे में घोड़ा डाल देना जो पहाड़ों के दरमियान में से गुजरता है। ये दर्रा पहाड़ों की ढलानों पर होगा। उन ढलानों में गार हैं। यहाँ तुम्हारा घोड़ा अपने आप रुक जाएगा। बस जहाँ घोड़ा रुके वहीं से खुदाई शुरू कर देना। खोदते खोदते तुम्हें एक रास्ता नजर आएगा। उस रास्ते से नीचे उतरना। उसके बाद बादशाह ने पूछा, उस रास्ते के आखिर में एक खुली जगह है। यहाँ तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस खुली जगह के ऐन दरमियान पीतल का एक बुत पड़ा है। बुत की उंगली में अंगूठी है। जब तुम उस अंगूठी को छुओगे तो बुत चिल्ला उठेगा। उसकी तरफ ध्यान न देना और खौफजदा न होना। बुत की उंगली से अंगूठी उतार कर अपनी उंगली में पहन लेना। ऐ बुजुर्ग, इस अंगूठी में क्या खूबी है? बादशाह ने सवाल किया। उस अंगूठी की खासियत यह है कि जब तक तुम उसे पहने रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब उसको उतार कर हाथ में पकड़ लोगे तो एक जिन हाजिर हो जाएगा। ये जिन तुम्हारे कब्जे में होगा और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। अंगूठी को मुंह में रख लोगे तो तुम सबको देख सकोगे, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बादशाह की आंख खुली तो वो परेशान था। इतना लंबा और इस कदर साफ ख्वाब उसने कभी नहीं देखा था। उसे ख्वाब की हर बात याद थी। ख्वाब या तो खुदा की तरफ से आती हैं या शैतान बहकाता है। बादशाह को डर था कि अगर ख्वाब शैतानी है तो वो बुजुर्ग का कहना मानकर शैतान के चुंगल में फंस जाएगा। ये सोचकर उसने ख्वाब के मुताबिक अमल न किया, बल्कि उस दिन घोड़े की सवारी भी न की कि कहीं घोड़ा खुद बखुद पहाड़ों की तरफ न चल पड़े। अगली रात बादशाह को फिर वही ख्वाब नजर आया। वही सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वही बातें दोहरा रहे थे। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब बादशाह को यकीन हो गया कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, शैतान की तरफ से नहीं। सुबह होते ही वो उठा, घोड़े पर सवार हुआ और जुनूब की तरफ रवाना हो गया। वो तंग दर्रे में चलता गया। जब ढलाने शुरू हुई तो दोनों तरफ गार भी नजर आने लगे। अचानक एक जगह उसका घोड़ा रुक गया। यही वो जगह है, बादशाह ने सोचा। वो बेलचा साथ लाया था। घोड़े को एक पत्थर से बांधकर वो ठीक उस जगह को खोदने लगा जहां घोड़ा रुक गया था। ज्यादा देर न गुजरी थी कि लोहे का एक दरवाजा नजर आया। बादशाह ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। क्या देखता है कि नीचे सीढ़ियां जाती हैं और कहीं अंधेरे में गुम हो जाती हैं। बादशाह ने जेब से मोमबत्ती निकाली और जलाकर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बादशाह को एक बल खाते लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गईं। रास्ता एक कुशादा गार में खत्म होता था। ये गार पहाड़ के अंदर बहुत दूर तक चला गया था। बादशाह ने देखा कि उसके चारों तरफ सोने के ढेर लगे हुए हैं। उसने खजाने की तरफ कोई तवज्जो ना दी। गार के ऐन दरमियान पीतल का बुत रखा था। उसका कद इंसान के कद के बराबर था। उसके एक हाथ में पीतल की तलवार थी और दूसरा हाथ गार के धाने की तरफ फैला हुआ। उसी हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारनी चाही तो गार में अजीब सा शोर उठा। बुत यूं चीख रहे थे जैसे बुत नहीं इंसान हो।
धात के बुत्त से निकलने वाली आवाजें जब खुले गार की दीवारों से टकराई तो यूं लगा जैसे फौज धाड़ रही हो। बादशाह ने पहले तो डर कर हाथ खींच लिया, लेकिन फिर हौसला करके बुत्त की उंगली से अंगूठी उतार ली। अंगूठी उंगली में पहनने की देर थी कि सारा शोर खत्म हो गया और बुत्त एक धमाके से औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। गार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बादशाह गार से बाहर निकल आया। ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में आकर उसके होश ठिकाने आ गए। उसने उंगली से अंगूठी उतारी और हाथ में पकड़ ली। फौरन ही एक लंबा तड़ंगा स्याह जिन सामने आ खड़ा हुआ और सर झुकाकर बोला, मेरा नाम मैमून है, हुक्म कीजिए। इस गार का तमाम खजाना इकट्ठा करके मेरे शाही खजाने में पहुंचा दो, बादशाह ने हुक्म दिया। हजूर का हुक्म सर आंखों पर। यह कहकर मैमून जिन गायब हो गया। बादशाह ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को नजर न आ सकता था। उसने अपना हाथ देखा तो वो नजर न आया। पांव की तरफ नजर की तो पांव भी दिखाई न दिए। उसको तसल्ली हो गई कि ख्वाब वाले बुजुर्ग ने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त था। उसने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली और घोड़े पर सवार होकर महल में वापस आ गया। अंगूठी का राज बादशाह ने किसी को न बताया, अपने 3 बेटों से भी छुपाए रखा। खुद भी बिला वजह अंगूठी को इस्तेमाल न करता। कई बरस गुजर गए। बादशाह बूढ़ा हो गया और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी की कोई उम्मीद न रही तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा तुम मेरे तख्तो ताज के वारिस हो, मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी है। ये सुनकर बड़ा बेटा बेहद खुश हुआ। अब बादशाह ने मंझले बेटे को बुलाया और बोला, बेटा बाकी दौलत तुम्हारी है, खुश रहो। मंझला बेटा भी बहुत खुश हुआ। बादशाह के तीसरे बेटे का नाम अली रजा था। उसने बाप का फैसला सुना तो सीधा उसके पास आया और बोला, अब्बा जान आपने ये क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं रहा? आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। नहीं बेटे, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है। इसमें शक नहीं कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई भी प्यारे हैं, मगर तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। लेकिन ये राज राज ही रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहकर बादशाह ने जादू की अंगूठी अली रजा को दे दी और उसकी तमाम खूबियां भी उसे समझा दी। इस वाक़े के कुछ दिन बाद बादशाह अल्लाह को प्यारा हो गया और बड़ा बेटा तख्त पर बैठा। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे से दुश्मनी या हसद ना था। अली रजा ने एक आध बार जादू की अंगूठी को आजमाया। उसमें वाकई वो खूबियां थी जो बाप ने बताई थी। फिर उसे अंगूठी इस्तेमाल करने का ख्याल ही ना आया, क्योंकि उसे ज्यादा दौलत की हवस ना थी। उसकी तमाम जरूरियात अच्छी तरह पूरी हो रही थी। एक दिन अली रजा को अचानक एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है भाईजान, आप चुप चुप से क्यों हैं? क्या कोई खास बात हुई है? हमारा मुल्क सख्त खतरे में है, बस यही फिक्र दिन रात मुझे खाए जा रही है। कैसा खतरा भाईजान? अली ने पूछा। बादशाह ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के हमसाए में जिस बादशाह की सल्तनत है वो बहुत लालची और हरीस है। उसने हजारों की तादाद में फौज जमा कर ली है और हम पर शुमाली सरहद से हमला करने की सोच रहा है। अली हंसा और बोला, भाईजान बस इतनी सी बात, आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दें, मैं अभी उस बादशाह को जंजीरों में जकड़कर आपके सामने पेश करता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में गया और अंगूठी उंगली में से उतारकर हाथ में पकड़ ली। उसी वक्त मैमून जिन हाजिर हो गया। अली ने हुक्म दिया, पड़ोस की सल्तनत के बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक लम्हे बाद बादशाह महल में मौजूद था। अली बादशाह को लेकर दरबार में गया और उसे कहा, फौरन मेरे भाई के कदमों में गिरकर मुआफी मांगो। बड़े भाई के होश उड़ गए। वह समझ नहीं सका कि दुश्मन आप ही आप उसके पास कैसे चला आया। कुछ देर तो उसके मुंह से कुछ ना निकला। फिर वह संभल कर बोला, ए बादशाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे मुल्क पर चढ़ाई करने के मंसूबे बना रहा है? तेरा अपना मुल्क ही बहुत बड़ा है, फिर मेरे मुल्क को क्यों लेना चाहता है? बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मालूम ना था कि आपके कब्जे में जिन है और उससे आप सब कुछ करवा सकते हैं। फिर उसने मुआफी मांगी और कहा, अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूंगा। जाओ, तुम आज़ाद हो। अली के भाई ने कहा और गुलामों को इशारा किया कि वह बादशाह की जंजीरें खोल दे, लेकिन उनसे जंजीरें नहीं खुली। उन्होंने जंजीरें तोड़ने की बेहद कोशिश की, मगर बेकार। आखिर कैदी बादशाह ने कहा, ये जंजीरें वही खोल सकता है जिसने मुझको बांधा है। इतने में अली भी आ पहुंचा। उसके हाथ लगाते ही सारी जंजीरें गायब हो गईं। अली ने कहा, अब आप जहां चाहें जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा ना भूलिएगा। बादशाह ने कहा, आप जानते हैं मेरा मुल्क यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। घोड़े पर सवार होकर 3 महीने भागता रहूं तब कहीं पहुंच सकूंगा। इस अरसे में मुझे मुर्दा समझकर कोई और तख्त पर बिठा दिया जाएगा। ये सुनकर बादशाह अली की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, अली मेरे भाई,
तुम ही इसको लाए थे, अब तुम ही इसे पहुंचा कर आओ। अली बादशाह को लेकर अपने कमरे में गया, उंगली से अंगूठी उतारी और जिन को हुक्म दिया कि बादशाह को उसके मुल्क में पहुंचा दो। उस वक्त तक अली के दोनों भाइयों को पता चल चुका था कि छोटे भाई के पास जादू की ताकत है और वो उसके बलबूते पर जो चाहे कर सकता है। दोनों भाई अली रजा से डरने लगे। एक दिन बादशाह ने मंजले भाई से कहा, हमें इस राज को मालूम करना चाहिए कि अली के पास कौन सी जादू की ताकत है। मंजले ने जवाब दिया, आज हम एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करते हैं। रियाया से कह दीजिए कि पड़ोस के बादशाह के हमले का खतरा टल गया है, इसलिए मुल्क भर में जश्न मनाया जाएगा। दूसरे दिन महल में बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया गया। तरह तरह के खाने पकवाकर बड़ी बड़ी सैनियों में सजा दिए गए। दस्तरख्वान पर 500 मेहमानों के बैठने की जगह थी। जाफरानी पुलाव से भरे हुए बड़े बड़े तबाक चुने गए। थोड़े थोड़े फासले पर सालम दुम्बे भून कर रख दिए गए। नरगिसी कोफ्ते, शामी कबाब, सीख कबाब, मुर्ग, किस्म किस्म के अचार, मुरब्बे, चटनियाँ और मिठाइयाँ। गर्ज कौन सी नेमत थी जो वहाँ नहीं थी। जब सब लोग खा रहे थे तो मंजले भाई ने छोटे भाई अली से कहा, काश दस्तरख्वान पर बगदाद के लीमू भी होते, बस उनकी कमी रह गई है। गोश्त लीमू के बगैर मज़ा नहीं देता, पर लीमू हो तो बगदाद के। ये कौन सी बात है, अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर अली ने बिला सोचे समझे उंगली से अंगूठी उतारी। उसी वक्त मैमून हाजिर हुआ। अली ने उसे कहा, अभी इसी वक्त 1 दर्जन ताज़ा बगदादी लीमू पेश करो। 1 मिनट गुजरा था कि बगदाद के ताज़ा लीमू प्लेट में रखे हुए सामने आ गए। बड़े और मंजले भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दम बखुद रह गए। रात को जब मेहमान चले गए तो दोनों भाई इकट्ठे बैठकर अली रजा से छुटकारा हासिल करने की तजवीज़ें सोचने लगे। अली की एक खास कनीज छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वो भागी भागी अली के पास गई और सारा किस्सा कह सुनाया। अगर ये बात है तो मैं भाइयों के पास नहीं रहूंगा। अली ने फैसला किया और उसी रोज घर छोड़कर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में उसने अंगूठी उतारकर हाथ में ली और जिन आया तो उसे कहा, मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क कौन सा है। जजीरा कम्फर, जो बहीरा कुलज़म में है। मैमून ने जवाब दिया। दुनिया में सबसे हसीन लड़की कौन है? अली ने पूछा। शहजादी फातिमा, ये जजीरा कम्फर के बादशाह की बेटी है। उसका रंग गोरा, होंठ सुर्ख और बाल स्याह हैं। उस जैसी खूबसूरत लड़की दुनिया जहान में नहीं। तो फिर मुझे जजीरा कम्फर ले चलो, अली ने हुक्म दिया। जिन उसी वक्त उसको जजीरा कम्फर की तरफ ले उड़ा। रास्ते में वो नदियों, पहाड़ों और वादियों पर से गुजरे, फिर समुंदर के साहिल के साथ साथ चलते रहे। आखिर जजीरा कम्फर में पहुंच गए। जजीरा क्या था? एक खूबसूरत बाग था। जिधर देखो फूल ही फूल थे, जिनकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। नीले समुंदर ने जजीरे को चारों तरफ से घेर रखा था। जजीरे में एक शहर भी था। उसकी सफ़ेद रंग की इमारतें सूरज की रोशनी में बहुत भली लगती थीं। शहर के एक सिरे पर बहुत बड़ा शाही महल था। यहाँ पहुंचकर अली ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को दिखाई नहीं देता था। वो बड़ी आसानी से महल में दाखिल हो गया और बाग में सैर करने लगा। इतने में उसे शहजादी फातिमा एक जगह बैठी नजर आई। उसके साथ उसकी कनीज भी थी। कनीज का नाम था सिल्वा। अली गौर से फातिमा को देखने लगा। फातिमा सचमुच बेहद खूबसूरत थी। ऐसी हसीन लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। अगले दिन अली ने शहजादों का सा लिबास पहना और एक खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर महल में गया। उसने बादशाह को बताया कि वो एक मुल्क का शहजादा है जो यहाँ से बहुत दूर है। फिर उसने अपने आने का मकसद बयान किया। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपकी बेटी फातिमा से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। बादशाह हंसा और बोला, तुम जैसे पागल पहले भी आ चुके हैं। वो भी बादशाहों और वजीरों के बेटे थे। लेकिन शहजादी फातिमा को मनाना आसान नहीं। उसने कसम खा रखी है कि मैं सिर्फ उस शख्स से ब्याह करूंगी जो मेरे लिए बगदाद से लीमू, मिस्र से आम और मदीने से खजूरें लेकर आएगा। ये सब चीजें एक ही मौसम में मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा, शहजादे ने कहा। कल ही लीमू, आम और खजूरें हाजिर कर दूंगा। अगले दिन अली फिर महल में गया। 3 गुलाम उसके पीछे पीछे सरों पर ख्वान उठाए आ रहे थे। एक ख्वान में बगदाद के लीमू थे, दूसरे में मिस्र के आम और तीसरे में मदीने की खजूरें। बादशाह ये तोहफे देखकर बेहद खुश हुआ और हुक्म दिया कि शादी की रस्म आज ही अदा की जाए। लेकिन शहजादी फातिमा के गुस्से की इंतहा न थी। उसकी स्याह आंखें और ज्यादा स्याह हो गईं, होंठ पीले पड़ गए। असल में वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। ये 3 शर्तें तो उसने इसलिए रखी थी कि उसे ना कोई पूरा करेगा ना शादी होगी। वो जानती थी कि ये शर्तें जादू के जरिए पूरी हुई हैं, मगर शर्तें पूरी हो चुकी थीं, इसलिए शादी के लिए हाँ कहना जरूरी था। उसी दिन अली की शहजादी से शादी हो गई। लेकिन शहजादी को अपने शौहर से सख्त नफरत थी। शौहर ही से क्या, वो तो दुनिया भर के मर्दों से नफरत करती थी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वो सुराग लगा कर रहेगी कि अली ने ये चीज़ें कैसे हासिल की। वो दिन रात खोज में लगी रहती। अली से मुश्किल कामों की फरमाइश करती।
दुनिया भर की कीमती चीजें मांगती। कभी अरब के बेहतरीन घोड़े मांग रही है, कभी दमिश्क का रेशम, कभी हिंदुस्तान के मोती। अली सब चीजें मुहैया कर देता, मगर हमेशा एहतियात करता। जब भी मैमून को बुलाकर कोई हुक्म देना होता, वो अपने कमरे में चला जाता और कुंडी लगाकर उससे बात करता। लेकिन एक दिन वो अपने कमरे की कुंडी लगाना भूल गया, सिर्फ दरवाजा बंद था। फातिमा ने थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया और जब अली ने अंगूठी उतारी और जिन को बुलाया तो वह चुपचाप देखती रही। रात को जब अली गहरी नींद सो गया तो फातिमा ने अंगूठी उसकी उंगली से उतार ली। फौरन ही मैमून जिन सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी ने अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी को वहां छोड़ाओ जहां से ये आया है। मैमून कुछ झिझका। उसे अली से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो तो उसका गुलाम था जिसके पास अंगूठी हो। वो अली को उठाकर उसी तरह दरियाओं, पहाड़ों और वादियों पर से उड़ता हुआ उसे उसके महल में छोड़ आया। अली की जब आंख खुली तो उसने देखा कि ये तो उसी का महल है और उसके हाथ में अंगूठी भी नहीं है। भाई उसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आए, आखिर भाई थे। उनका ख्याल था कि उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ ज्यादती की है। उन्होंने कहा कि जजीरा कम्फर को भूल जाओ और हमारे पास आराम से रहो। मैं अपनी अंगूठी हासिल करके रहूंगा, वो मुझे मेरे बाप ने दी थी। अली ने कहा, मैं उसे शहजादी के पास नहीं रहने दूंगा। वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल की खोटी है। दूसरे दिन वो घोड़े पर सवार होकर जजीरा कम्फर की तरफ चल दिया। 3 महीने बराबर चलता रहा, तब समुंदर के साहिल पर पहुंचा। वहां जाकर बहरी जहाज में सवार हो गया। 3 माह तक समुंदर में सफर करने के बाद नहर स्वीज में पहुंचा और वहां से बहीरा कुलजम में पहुंच गया। जब वो नहर स्वीज के किनारे पर था तो उसे जजीरा कम्फर की खबरें मिली। उसने सुना कि शहजादी फातिमा अपने बाप को कत्ल करके तख्त पर बैठ गई है और मुल्क में किसी मर्द को दाखिल होने की इजाजत नहीं, सिर्फ औरतें ही आ सकती हैं। जहाज़ों की सख्ती से तलाशी ली जाती है। अली को ये इत्तला मिली तो उसने अंदाज़ा लगाया कि शहजादी उसकी वापसी से खौफजदा है। तभी जहाज़ों की तलाशी ली जाती है। वो एक जहाज़ के कप्तान से मिला जो गरम मसाला लेकर कैंफर जाया करता था। उसको अशरफियाँ देकर राजी किया कि वो उसके जहाज़ में औरत बनकर सफ़र करेगा। इस तरह अली बुर्का पहनकर जजीरा कम्फर के साहिल पर उतरा और एक सराय में रहने लगा। उसको जल्द ही अंदाजा हो गया कि रियाया शहजादी को पसंद नहीं करती। वो जालिम और फजूल खर्च थी। मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके थे। लोग मुस्कुराकर बात करना भूल गए थे। एक रोज अली महल के दरवाजे के पास खड़ा था कि उसे कनीज सिल्वा बाहर निकलती दिखाई दी। सिल्वा फातिमा की खास मुलाजमा थी। अली उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वो महल से काफी दूर आ गए तो अली ने बुर्का उतार फेंका और सिल्वा से कहा, अस्सलामु अलैकुम, मैं अली हूँ, तुम्हारी शहजादी का शौहर। सिल्वा हैरानी से चीखी, खुदा का शुक्र है कि आप आ गए। महल के हालात बेहद खराब हैं। सिल्वा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं जो कुछ कर सकती हूँ जरूर करूंगी, सिल्वा ने यकीन दिलाया। तो फिर मैं जो कहूँ वो करो। तुम बीमार बनकर अपनी मालकिन के कमरे में लेट जाना और खूब तौबा करना। शहजादी पूछे तो कहना कि बगदाद के ताज़ा लीमू हो तो ठीक हो जाऊंगी। सिल्वा उल्टे पांव महल में गई। शहजादी उस वक्त अपने कमरे ही में थी। सिल्वा सीने पे रोने का काम लेकर शहजादी के पास बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद दिल पर हाथ रखकर हाय हाय करने लगी। शहजादी ने उसको अपने बिस्तर पर लिटा दिया और एक गुलाम से कहा कि फौरन शाही तबीब को बुला कर लाओ। लेकिन सिल्वा ने उसे रोक दिया और कराहते हुए कहा, मेरा एक ही इलाज है शहजादी साहिबा। वो क्या? बगदाद के ताज़ा लीमू। ये सुनकर शहजादी ने कहा, आंखें बंद करो, जब तक मैं न कहूँ मत खोलना, वरना लीमू नहीं मिलेंगे। सिल्वा ने झूठ मूठ आंखें बंद कर ली। शहजादी ने अलमारी में से एक छोटी सी सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाकर ऊपर चढ़ी और कमरे के दरवाजे पर बने हुए ताकचे में से सोने का डिब्बा निकाल लिया। डिब्बे में हाथी दांत की डिबिया थी और उसमें जादू की अंगूठी। जो ही शहजादी ने अंगूठी निकाली, मैमून जिन सामने आ गया। हुक्म की देर थी कि बगदादी लीमू आ गए। सिल्वा अपनी लंबी लंबी पलकों में से सब कुछ देख रही थी। अब जो शहजादी लीमू लेकर उसके पास आई तो उसने जोर से आंखें बंद कर ली। शहजादी ने आवाज दी तो उसने आंखें खोल दी और लीमू देखकर खुशी से चीख उठी। अगले दिन सिल्वा अली से मिला और उसे सारा हाल कह सुनाया। अली ने कहा, अंगूठी मेरे पास ले आओ। सिल्वा मौके की तलाश में रहने लगी। एक दिन शहजादी थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो सिल्वा ने अलमारी में से सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाया और ताकचे में से सोने का डिब्बा उतार लिया। फिर डिब्बा खोलकर जल्दी से अंगूठी पहन ली और अली के पास पहुंची। अली ने अंगूठी ले ली और सिल्वा से कहा, जल्दी से महल में चली जाओ और यूं जाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। सिल्वा चली गई तो अली ने मैमून को बुलाया और शहजादों जैसा लिबास पहना, फिर अंगूठी मुंह में रख ली और नजरों से उजल होकर महल में दाखिल हो गया। महल में जाकर उसने अंगूठी उंगली में पहन ली और शहजादी के कमरे में चला गया। अस्सलामु अलैकुम। अली ने शहजादी से कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? शहजादी हक्का बक्का रह गई और चीख कर बोली, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे चैन से रहने दो।
ये मुल्क मेरा है, तुम्हारे बाप ने मुझे इसका वारिस बनाया था। अब वो मर चुके हैं, इसलिए मैं तख्त हासिल करने के लिए आया हूँ। शहजादी पथरा कर रह गई। थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर दौड़कर अलमारी में से सीढ़ी निकाल लाई और ताकचे में से सोने का डिब्बा उतारा। डिब्बा खोलकर हाथी दांत की डिब्बियां निकाली। उसे खोलकर देखा तो अंगूठी गायब। अली ने अपना हाथ शहजादी को दिखाते हुए कहा, ये रही अंगूठी, मेरे हाथ में है। शहजादी गुस्से से चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ भागने लगी। वो नौकरों और पहरेदारों को बुलाना चाहती थी, मगर अली ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, नौकरों को बुलाने से क्या फायदा? तुम्हारी फौज के एक एक सिपाही के सामने हजार हजार सिपाही खड़े कर सकता हूँ। ये कहकर उसने अंगूठी उंगली में से उतार ली। मैमून उसके सामने खड़ा था। उसने जिन से पूछा, बताओ हम इस शहजादी के साथ क्या सलूक करें जिसका चेहरा सफेद है और दिल काला? मालिक, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ हुक्म मानना जानता हूँ। जिन ने जवाब दिया, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरी बीवी थी। अली ने कहा, लेकिन मैं इसे आजाद भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये जादू की अंगूठी के बारे में जानती है। मैमून खामोश खड़ा हुक्म का इंतजार कर रहा था। अली ने कहा, मैमून, शहजादी को उठाकर उस गार में ले जाओ जहां से मेरे अब्बा जान को ये अंगूठी मिली थी। इसको वहां ले जाकर सुला दो जहां पीतल का बुत पड़ा था। ये वहां 1000 बरस तक सोई रहेगी, यही इसकी सजा है। जिन शहजादी को लेकर उसी वक्त गायब हो गया। अली ने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली। इसके बाद वो जजीरा कम्फर पर हुकूमत करने लगा। राया उससे बेहद खुश थी। उसने शहजादी की कनीज सिल्वा से शादी कर ली और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। शहजादी फातिमा आज तक पहाड़ों के अंदर गार में पड़ी सो रही है। अल्लाह ही जानता है कि जब वो जागेगी तो क्या मुसीबत ढाएगी, लेकिन अभी फिक्र की कोई बात नहीं, वो कई 100 साल तक सोई रहेगी।